नमस्ते बच्चों। देखो आज का लेक्चर अपना एक तरह से लास्ट का लेक्चर हो जाए लास्ट लेक्चर होगा ये इस चैप्टर का, इस यूनिट नंबर 5 का। मैक्सिमम पार्ट मैंने आप लोगों को ऑनलाइन करवा दिया था और ऑफलाइन भी अपन ने पढ़ा इस चैप्टर को काफ़ी तो इसमें देखो सबसे लास्ट वाला टॉपिक था युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनकी बात करते हैं अपन आज। अपन ने एजो युग्मन अभिक्रिया पढ़ी। एजो युग्मन अभिक्रिया में अपन देखते थे कि मैक्सिमम टाइम जब एजो युग्मन अभिक्रिया होती है वो पेरा स्थिति पर संपन्न होती है। किस पर? पेरा स्थिति पर। कि कोई भी अगर सक्रिय एरोमेटिक यौगिक है उसकी पेरा स्थिति पर युग्मन अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। अपन देख रहे थे एन डाइमेथिल एनिलीन भी देखा था, अल्फा नेप्तोल भी देखा था, सबकी पेरा स्थिति पर अपन ने युग्मन अभिक्रिया करवाया। बट ये भी तो हो सकता है ना कि पेरा स्थिति पर पहले से ही कोई समूह उपस्थित हो तो उसको तो हटाएगा नहीं वो। तो ये सब बोला जाता है कि अगर युग्मन कराते समय कोई अपने पास सक्रिय एरोमेटिक यौगिक हो, उसकी पेरा स्थिति पर पहले से ही कोई समूह उपस्थित होता हो तो युग्मन अपना ऑर्थो स्थिति पर हो जाता है। एक पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर सक्रिय एरोमेटिक यौगिक जो होता है अपना, उसके अंदर मान लो एक की जगह दो ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे अपन बोलते हैं OH ग्रुप है, फिनोल है और उसकी मेटा पोजीशन पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे कि जो युग्मन अभिक्रिया ना बहुत तेज गति से होगी। और ये बोला जाता है उसके अंदर 20 एजो युग्मन भी या 30 एजो युग्मन तक अपन को प्राप्त हो जाता है। मतलब उसमें डाइएजोनियम लवण 2 बार 3 बार तक जुड़ जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग के अंदर OH और NH2 दोनों समूह उपस्थित हो तो OH और NH2 दोनों समूह उपस्थित होने पर युग्मन करवाएंगे और OH और NH2 की दोनों की ऑर्थो स्थिति अलग अलग है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग बनते हैं। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग बनते हैं। तो आप लोग 3 या 4 पॉइंट है उनको लिखते चलो। पहला पॉइंट आप लोग लिखो, युग्मन क्रिया सामान्यतः युग्मन क्रिया सामान्यतः युग्मन क्रिया सामान्यतः युग्मन क्रिया सामान्यतः सक्रिय यौगिकों की पेरा स्थिति पर संपन्न होती है। युग्मन क्रिया सामान्यतः सक्रिय यौगिकों की पेरा स्थिति पर संपन्न होती है, पेरा स्थिति पर संपन्न होती है। लेकिन यदि पेरा स्थिति पर संपन्न होती है, लेकिन यदि पेरा स्थिति पर कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो, लेकिन यदि पेरा स्थिति पर कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो युग्मन ऑर्थो स्थिति पर होता है। तो युग्मन ऑर्थो स्थिति पर होता है। युग्मन ऑर्थो स्थिति पर होता है। युग्मन कभी भी मेटा स्थिति पर नहीं होता। युग्मन कभी भी मेटा स्थिति पर नहीं होता। जैसे पेराक्रिसोल में युग्मन क्रिया से ऑर्थो एजो उत्पाद बनता है। जैसे डाइजोनियम सोल्ट है अपना, क्रिसोल किसको बोलते हैं? OH के साथ अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है तो ऑर्थो मेटा पेरा कोई सा भी अपन क्रिसोल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने, तो इसको अपन बोलते हैं क्रिसोल। अब यहाँ पर अपन देखें अगर पेरा क्रिसोल है ना, ऑर्थो मेटा पेरा, पेरा पर पहले से ही कोई समूह उपस्थित हो तो अपन बोलेंगे यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया तो होगी पर वो ऑर्थो पर संपन्न हो जाएगी। तो अपन इसको बोल सकते हैं ऑर्थो एजो उत्पाद। तो ये रिएक्शन होती है। पहला पॉइंट हो गया कि अगर पेरा पर हो तो ऑर्थो पे हो जाता। अब सेकंड पॉइंट लिखो आप लोग, यदि दो OH समूह परस्पर मेटा स्थिति पर हो तो युग्मन अभिक्रिया तेजी से होती है। युग्मन अभिक्रिया तेजी से होती है। युग्मन अभिक्रिया तेजी से होती है। 20 अथवा 30 एजो यौगिक 20 अथवा 30 एजो यौगिक प्राप्त होते हैं। 20 अथवा 30 एजो यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे रिसोर्सिनोल निम्न प्रकार से अभिक्रिया देता है। जैसे रिसोर्सिनोल
निम्न प्रकार से अभिक्रिया देता है। तो यहां पर देखो और आगे रिएक्शन कर जाएगा ये। इसको अपन बोल सकते हैं मोनो। एक बार एजो ग्रुप लगा तो इसको अपन बोल देंगे मोनो एजो उत्पाद। इसी तरह से यहाँ पे भी लग जाएगा, दोबारा अगर करवाएंगे अपन तो। ये तुम्हारा OH था, इसके रेस्पेक्ट में इधर लगा दो एक बार और, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई एजो उत्पाद हो गया। और यहाँ भी नहीं रुकता है, और आगे तक चलता है। तो इसको तो अपन ने बोला बिस, एक को बोला ट्रिस, इसको बोल रहे हैं बिस एजो यौगिक। ट्रिस एजो यौगिक। ट्रिस एजो यौगिक। तो ये रिएक्शन होती है ना, लिख लो आप लोग इसको। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। अब अगला पॉइंट लिखो, इसको रोक के देख लेना आप लोग, है ना, जो भी है लिख लेना। यदि किसी यौगिक, अब थर्ड पॉइंट है, यदि किसी यौगिक में एमिनो व हाइड्रोक्सो मतलब NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, यदि किसी यौगिक में एमिनो व हाइड्रोक्सी दोनों समूह उपस्थित हो तो, दोनों समूह उपस्थित हो तो, अब अपन बात करेंगे एक बार रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, एक बार बेसिक मीडियम में करवाएंगे। दोनों उपस्थित हो तो हल्के अम्लीय माध्यम में युग्मन, हल्के अम्लीय माध्यम में युग्मन एमिनो समूह की ऑर्थो स्थिति पर होगा, एमिनो समूह की ऑर्थो स्थिति पर होगा। युग्मन एमिनो समूह की ऑर्थो स्थिति पर होगा, जबकि क्षारीय माध्यम में युग्मन हाइड्रोक्सो समूह की ऑर्थो स्थिति पर होगा, हाइड्रोक्सो समूह की ऑर्थो स्थिति पर होगा। देखो मैंने ये बोला कि ये OH की ऑर्थो पोजीशन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन है। अगर अपन अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाते तो एजो युग्मन यहाँ होगा, अगर बेसिक मीडियम में करवाते तो एजो युग्मन यहाँ होगा। तो इसके अनुसार प्रोडक्ट बना लो आप लोग। अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है तो N डबल बॉन्ड N C6H5, और अगर अम्लीय माध्यम में अपन करवाते हैं तो युग्मन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उतार दो। इनके अगर नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा 2-फेनिल एजो 4-एमिनोफिनॉल। 2-फेनिल एजो 4-एमिनोफिनॉल। तो इसको अपन बोल रहे हैं दूसरी स्थिति पे फेनिल ग्रुप लगा दिया तो फेनिल बोल दिया मैंने, यहाँ पर एमिनो समूह इसकी फोर्थ स्थिति पे है तो अपन ने बोल दिया 2-फेनिल एजो 4-एमिनोफिनॉल। और इसमें अपन क्या बोलेंगे, लिख लिया आप लोगों ने।
जबकि नीचे वाले का नाम हो जाएगा 2 फेनिल एजो 3 एमिनो फिनोल। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो आप लोग। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सो समूह की यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सो समूह की यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सी समूह की पैरा स्थिति पर यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सी समूह की पैरा स्थिति पर कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा सल्फोनिक अम्ल समूह उपस्थित हो तो यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सो समूह की पैरा स्थिति पर कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा सल्फोनिक अम्ल समूह उपस्थित हो तो यौगिक युग्मन में भाग लेता है और यौगिक युग्मन में भाग लेता है और उसके अम्लीय समूह का एजो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। एजो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कोई भी यौगिक है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, उसकी जगह क्या आ जाता है। जैसे अपन ने बोल दिया ये फिनोल है पैरा एमिनो, ये जैसे OH, यहाँ पर मैंने बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया और इधर अपन बोल दें सल्फोनिक एसिड लगा दिया SO3H। तो यहाँ पर जो दोनों H है ना, ये H रिप्लेस हो जाएंगे एजो समूह द्वारा प्लस Cl-। तो दोनों में जो उत्पाद है वो एक ही होगा। यहाँ पर ये जो है इसकी जगह अपन लगा देंगे N डबल बॉन्ड N C6H5, यहाँ पर भी यही है C6H5N2 प्लस Cl-। इस पूरे की जगह क्या आ गया, अपना एजो समूह आ गया। ये अपना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, उसको अपन बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इन दोनों की जगह क्या लगा दिया अपन ने, एजो समूह। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और तो बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट और है वो भी लिख लो आप लोग, खत्म करो इस चैप्टर को। प्राथमिक तथा अगला पॉइंट लिखो, 4th हो गए, 5th पॉइंट है इसमें। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो का युग्मन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो का युग्मन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो का युग्मन नाइट्रोजन परमाणु के साथ भी हो सकता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो का युग्मन नाइट्रोजन परमाणु के साथ भी हो सकता है, जिससे डाई एजो एमिनो यौगिक बनते हैं, डाई एजो एमिनो यौगिक बनते हैं। जबकि तृतीयक एमिनो के साथ युग्मन केवल नाभिकीय होता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक एमिनो का युग्मन नाइट्रोजन परमाणु के साथ भी हो सकता है, जिससे डाई एजो एमिनो यौगिक बनते हैं। जबकि तृतीयक एमिनो के साथ युग्मन केवल एमिनो के साथ युग्मन केवल नाभिकीय ही होता है। देखो यहाँ पे जैसे मानो अपने पास कोई सेकेंडरी एमिन है या प्राइमरी एमिन है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये जो होता है इसके साथ अपन लगा दें अगर ये ग्रुप, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। HCl निकलने के बाद ये जुड़ेगा, इस तरह से बेंजीन रिंग है भी, इसको अपन बोलते हैं डाई एजो एमिनो बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, डाई एजो एमिनो बेंजीन। अब क्या होगा, देखो ये बोला जाता है इसमें आइसोमराइजेशन हो जाता है, समावेवीकरण हो जाता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको जब गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर
ये जो ग्रुप है ना इधर हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं पैरा एमिनो एज बेंजीन। इस तरह से NH2 ग्रुप यहाँ चल जाएगा और ये अपना हो गया पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो यहाँ पर ये युग्मन अभिक्रियाओं के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, लिख लेना। देखो अपना इसमें लास्ट टॉपिक है एमिनो यौगिकों की क्षारीयता। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी आधे नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में। एमिनो यौगिकों की क्षारीयता, बेसिसिटी ऑफ एमिन्स। तो आप लोगों को पता है 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन्स के अंदर से किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। अपन बात करते हैं जो एमिन्स होते हैं, जो एमिन होते हैं ना, एमिन के अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से एमिन के अंदर बेसिसिटी आती है। अब एमिन की जो बेसिसिटी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमिन की, इसके अंदर ये बोला जाता है कि गैसियस अवस्था में अलग होता है और सॉल्यूशन फेज में अलग होती है। गैसीय अवस्था में तो अगर अपन बात करें, अपन को पता है कि जैसे नाइट्रोजन है, ये 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन, R1, R2 और R3, ये 3 डिग्री एमिन है। इसी तरह से 2 डिग्री एमिन की बात करूं मैं, और इसी तरह से 1 डिग्री एमिन की बात करें, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर में आप लोग देखते हो कि इधर प्लस R ग्रुप वाले एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, जिससे इसकी बेसिसिटी या क्षारकता का मान ज़्यादा होगा। ये बात करते हैं गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था में अगर ऑर्डर की बात करें तो अपना हो जाता है ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। परंतु यही ऑर्डर जब विलियन अवस्था में की बात करेंगे तो विलियन अवस्था के अंदर ऑर्डर चेंज हो जाता है। विलियन अवस्था में 2 फैक्टर काम करते हैं इसके अंदर, एक तो होता है विलायकन प्रभाव अपना, और एक होता है स्टीयरिंग हिंड्रेंस, जलीयोजन ऊर्जा या त्रिविमीय बाधा। तो वहाँ पर वो दोनों काम करते हैं। दोनों फैक्टरों को एक साथ जब लेते हैं अपन, तो इनकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो आ जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया। ठीक है, ये विलियन अवस्था में होता है ऑर्डर, और ये गैसीय अवस्था में। तो एग्जाम में अगर आधे नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ये देखना कि विलियन अवस्था में पूछ रहा है या गैसीय अवस्था में। अगर विलियन अवस्था में पूछता है तो 213 213 अमोनिया याद रखना, और इधर 321 अमोनिया याद रखना। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी एमिनो यौगिकों की बेसिसिटी या क्षारीयता। तो आप लोग इसमें जल्दी जल्दी लिख लो, आज इसको ख़त्म कर लेते हैं। एमिनो यौगिकों में नाइट्रोजन पर, एमिनो यौगिकों में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जिसके कारण यह क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। किसके? बेस की भांति, क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब फर्स्ट लिखो आप लोग गैसीय अवस्था में, फर्स्ट लिखो गैसीय स्टेट। इसमें लिखो गैसीय अवस्था में एमिनो में प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर, गैसीय अवस्था में एमिनो में प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर इनकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता बढ़ जाएगी। इनकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे इनकी क्षारीयता भी बढ़ जाएगी, अतः गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम निम्न प्रकार है। देखो इधर ये नाइट्रोजन है, R1, R2, R3, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी।
तो ये गैसीय अवस्था में ऑर्डर होता है, मतलब 3, 2, 1 अमोनिया, ये ऑर्डर होगा। क्योंकि अपन देख रहे हैं इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन पर, ये आराम से इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जिससे इसकी क्षारीयता ज़्यादा होगी। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने ऑर्डर। सेकंड पॉइंट लिखो, विलयन अवस्था में। विलयन अवस्था में लिखो आप लोग इसे। विलयन अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। विलयन अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। विलयन अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है, लिखो आप, त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो त्रिविमीय बाधा का मतलब क्या है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन के ऊपर बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे, एल्किल ग्रुप लगेंगे, तो ये अपना जो लोन पेयर है जिसको देगा, अरे वो आ ही नहीं पाएगा, यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसको ये देना चाहता है वो पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ से, तो लोन पेयर जाएगा नहीं, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो गई ना। तो अपन बोल देंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है आसानी से अपने लोन पेयर नहीं दे पाएगा, जिससे इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला ऑर्डर नहीं दे पाता। इसी प्रकार से अगर अपन जलयोजन की बात करें, जलयोजन ऊर्जा की बात करें, तो ये बोला जाता है 3 डिग्री हाइड्रोजन जो एमिन होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जिससे इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाती है। तो आप लोग लिखो इसमें, त्रिविमीय बाधा में लिखो, तृतीयक एमिन में 3 एल्किल समूह उपस्थित, तृतीय एमिन में 3 एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण, तृतीय एमिन में 3 एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण, तृतीय एमिन में 3 एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण ये आने वाले प्रोटॉन को त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं। ये आने वाले प्रोटॉन को त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण यह प्रोटॉन आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकता है। जिसके कारण ये प्रोटॉन आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकता है। अतः इसकी क्षारीयता या बेसिसिटी प्राथमिक व द्वितीयक एमिन से भी कम हो जाती है। अतः इसकी क्षारीयता प्राथमिक व द्वितीयक एमिन से भी कम हो जाती है ना। और अगला फैक्टर लिख लो इसमें, जल योजन ऊर्जा, दोनों को मिलाकर अपन ऑर्डर लिख देंगे भाई। जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी लिखो इसमें। 3 डिग्री एमिन में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण, 3 डिग्री एमिन में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण, 3 डिग्री एमिन में हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा का मान भी कम होता है। जल योजन ऊर्जा का मान भी कम होता है। अतः क्षारीयता का घटता क्रम निम्न अनुसार होता है। तो इसका जो क्रम होता है वो होता है 2, 1, 3 और अमोनिया, 213 अमोनिया, 2, 1, 3 और अमोनिया। ठीक है, अब बात कर लें इसी प्रकार से एरोमेटिक एमिन्स की। तो उसमें भी क्या होगा, जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर जो लोन पेयर होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी भी कम हो जाती है। अपन ने ऐसे लिख लिया, फिर भी लिख लो आप लोग। एरोमेटिक एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण प्रदर्शित करते हैं। विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन, क्या होता है वहाँ पे, डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनकी क्षारीयता
जिसके कारण इनकी क्षारीयता अमोनिया से भी कम हो जाती है, जिसके कारण इनकी क्षारीयता अमोनिया से भी कम हो जाती है, जिसके कारण इनकी क्षारीयता अमोनिया से भी कम हो जाती है। अतः क्षारीयता का क्रम निम्न अनुसार होता है। अतः क्षारीयता का क्रम निम्न अनुसार होता है। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया इसका ना, ये क्या है तुम्हारा अमोनिया है। तो अब इसके साथ जैसे सिर्फ बेंजीन ग्रुप लगते जाएंगे, बेंजीन ग्रुप लगने से इसके अंदर जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये लगभग चैप्टर आप लोगों का पूरा हो गया। जो बच्चे हैं वीणा वाले उनका एक टॉपिक और रह रहा है, देखते हैं हो जाएगा वो भी। कौन सा टॉपिक है पता ना आप लोगों को, फेज ट्रांसफ़र वाला। अब इसमें से एक बार देख लेना पूरी यूनिट्स को, कोई सा पार्ट रह गया हो तो बता देना मुझे। ऐसे तो आप पढ़ते होंगे तो बता दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये अपनी यूनिट ख़त्म हो गई आज। नेहरू कॉलेज वालों ख़त्म है मामला अपना, पढ़ाई करने में लग जाओ अब।